तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरा नाम है स्वाधीन पॉल। आपका आज मैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करा रहा हूँ। देखो, ये जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें ये जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ये आप लोगों को गौतम सर करा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। अब देखिए, इसमें आपका फुल मार्क्स है 100 का, जिसमें 75 मार्क्स आपका वो रिटर्न पेपर होगा और आपका 25 मार्क्स आपका इंटरनल होगा। इसमें से देख लीजिए, मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, ये आपका 40 मार्क्स तक लेके चलता है मोटा मोटा, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो है आपका 35 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस ये होता है कि वन वेरिएबल होता है, उसके ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, उसके ऊपर। जिसमें आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड हो गया, फिर आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो गया, जो कि आपका आ जाता है रेंज हो गया, क्वार्टाइल हो गया, डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशंस, ये सब हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद है बाईवेरिएट एनालिसिस। बाईवेरिएट एनालिसिस में आपका दो वेरिएबल हो जाता है, एक्स और वाई। इसमें आपका आ जाता है सिंपल लीनियर कोरिलेशन एनालिसिस हो गया, उसका कार्ल्स पियर्सन हो गया, जो हम लोग मोटा मोटी, अगर आप आईसीसी या बैच से हो तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स में ऐसा स्टैट्स वाला पार्ट में मिल जाता है ये सब चीज़, जो नॉर्मली कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया, ये सब छोटा छोटा चीज़ कोरिलेशन हो गया। अब देखिए लास्ट है आपका टाइम बेस्ड डेटा, जिसमें आपका इंडेक्स हो गया, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो देखिए ये जो सिंपल लीनियर कोरिलेशन एनालिसिस है ना, इसको जब हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड कर देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, डिपेंड कर लेते हैं, तो हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस में आ जाते हैं। इसमें हम लोग को टाइम को लेके हम लोग एनालिसिस करते हैं, बट मोटा मोटी सेम ही होता है। अब देखिए इस ये सब आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि सीपीआई हो गया, प्राइस इंडेक्सेस हो गया, ये सब के ऊपर है। तो मोटा मोटी सब इजी है। बट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ये वाला पार्ट, यूनिवेरिएट एनालिसिस, जिसमें आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूडिंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। बस इसका प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ये हम लोग थोड़ा बहुत कर लेंगे, और मोड एंड मीडियन, ये आपका मोटा मोटा आज का रहने वाला है, ठीक है। एनी डाउट किसी को? ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहला बात में आपका आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम लोग क्या समझते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन। अब मोटा मोटी सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये असल में है क्या। तो बहुत जन को नहीं पता होता स्टैटिस्टिक्स, बट ऐसे समझ लीजिए कि हम आपको मोटा मोटा इंग्लिश का आपका पहले डेफिनेशन समझा देते हैं, ठीक है। कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। इसमें से आपको कितना लोगों को समझ में आ रहा है कि ये तो इंग्लिश का एक मोटा मोटा वर्ड है। ऐसे तो समझ में आता नहीं कि हम क्या बोला आपको, कलेक्शन, ठीक है। फिर हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन, फिर हो गया आपका एनालाइजिंग, और हो गया आपका इंटरप्रेटेड। ये चार मोटा मोटा चीज होता है आपका स्टैटिस्टिक्स में। बट इन चारों में से हम लोग क्या करता है, मेनली एक बनाते हैं फॉर्म्ड, ठीक है। ये इन्फॉर्म डिसीजंस होता क्या है। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपको यही समझाते हैं कि हम लोग के पास बहुत बड़ा डेटा होता है। उस डेटा से हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब उस डेटा को हम लोग पढ़ते हैं कि डेटा में क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद उस डेटा को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ताकि हम लोग एक अच्छा खासा डिसीजन बना पाए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, आई होप आप लोग देख सकते हैं ये वाला टेबल, ठीक है। ये टेबल देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा है ना टेबल? थोड़ा रिस्पॉन्स कर दीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहला चीज, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर 250 कैंडिडेट्स, ठीक है। अब देखिए किसी को 32, 54, 38, 44, 68, ऐसे 250 कैंडिडेट्स का मार्क्स हम लोग के पास है। देखिए कितना सारा डेटा है। अब अगर मैं आपको ऐसा डेटा दे दूं और आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि इसका एवरेज क्या है, उसके बाद किसको सबसे ज्यादा मिला है, किसको कम मिला है, आप ना ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगी कि
250 डेटा पॉइंट्स है, कैसे कहाँ से किसको देखे, इतना बड़ा जो एक डेटा है, आप देखते देखते डर जाओगे कि करना क्या है, कर क्या नहीं करना है, किसको सबसे हाईएस्ट बना है। अब बैठ के आप चेक करते रहोगे। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, आप ऐसे ऐसे बैठते बैठे देखते जाओगे, 32, 54, 38, 44, ऐसे ऐसे करते करते आप कितना टाइम लग जाएगा आपको। तो इस जगह पे हम लोग लाते हैं स्टैटिस्टिक्स। पहले देखिए, हम लोग के पास कलेक्शन ऑफ डेटा आ गया। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कलेक्टिंग द डेटा। ठीक है, तो हम लोग ने चलिए कलेक्ट कर लिया डेटा, ये पूरा मेरा डेटा है कलेक्टेड। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब इस ऑर्गेनाइजिंग को ही हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर और मोटा मोटी बेसिकली ब्रॉडली बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखिए क्या समझ में आता है। ये जो डेटा है ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है ये मास में जो एग्जिबिट होता है ना, जैसे ये मास है मतलब बहुत ज्यादा है, तो इसमें हम लोग को क्या समझ में आता है कि सर्टन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। ये जो डेटा है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाला है, एक सर्टन होगा कि इस डेटा के लिए हम लोग को ये मास मिल रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि एक ह्यूमन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि वो कितना लंबा है, ठीक है, उसका स्किन टोन कैसा है, वो कैसे दिखता है, कैसे बात करता है, चश्मा पहनता है कि नहीं पहनता है, एग्जाम्पल्स है। तो इस डेटा का भी कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इतना बड़ा जो डेटा है उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ फट से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम लोग कलेक्शन कर लिए। अब इसको करेंगे ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज जब करेंगे ना तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल क्या हो सकता है। तो ये देखिए उसी ने ये बोला कि क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो एक मास एग्जिबिट करता है सर्टेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। देखिए समझिएगा, अब आपको डेफिनेशंस बताएंगे। ठीक है, देखिए they show tendency to concentrate to a certain value। फर्स्ट वाला पॉइंट टेंडेंसी टू सेंट, देखिए एक टेंडेंसी है इन लोग का कॉन्सेंट्रेट वैल्यू। क्या लिखा मैंने, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट टू अ सेंट्रल वैल्यू। देखिए सोचिए मेरे पास एक नंबर, जैसे यही वाला एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि यहाँ पे जो इतना नंबर है ना, ये नंबर कोई ना कोई एक वैल्यू में कॉन्सेंट्रेट करेगा। लेट सपोज ये आपका जो मार्क्स है कितना है, मार्क्स है मेरा, ठीक है। अब ये स्टैटिस्टिक्स का 250 स्टूडेंट्स का मार्क्स है। अब आप बताओ कि मार्क्स जो होता है वो आउट ऑफ 100 होता है, एंड लेट से पेपर बहुत मीडियम हुआ, मीडियोकर पेपर है, ना कि बहुत टफ ना कि बहुत मतलब इजी। तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या लग सकता है कि जो अच्छा स्टूडेंट है और जो खराब स्टूडेंट, बुरा स्टूडेंट है, और अगर पेपर मीडियोकर आया तो आप लोगों को क्या लग सकता है कि पेपर में जो मार्क्स है कौन सा रेंज में लाइक कर सकता है। आप लोग खुद बताओ, थोड़ा सा बता सकते हो कि कौन सा रेंज में, कि 50 होगा कि 60 होगा, अगर पेपर मोटा मोटी आपका इजी या फिर मीडियोकर है, कैसे चलेगा बोलो, एनी आइडिया कि कौन सा पॉइंट में लाइन कर सकता है कि इस रेंज में हम लोग राइट कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई, कितना जो डेटा है, एनीवन। सर समझ नहीं आया। हाँ समझ नहीं आया। समझ गए, ठीक है, फिर से समझाते। देखिए ये जो मार्क्स है मेरा स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स है, ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है मार्क्स का मतलब क्या, आउट ऑफ 100 आता है, ठीक। और ये जो मेरा पेपर है ये थोड़ा सा इजी पेपर है, इजी टाइप का पेपर है जिसमें सब लोग मार्क्स उठा सकते हैं। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर पेपर इजी आया और जो अच्छा स्टूडेंट है और जो थोड़ा स्टैट्स में वीक स्टूडेंट है, सब लोग को अच्छे से पेपर दिया, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं एवरेज जो मार्क्स है वो कहाँ पे आ सकता है बोलो। एक हम लोग ये एवरेज पकड़ के चलते कि इतना मार्क्स मोटा मोटी सबको मिल जाएगा, ये जो एवरेज बोल, कि आपको क्या लग सकता है इतना जो आप डेटा देख रहे हो ये कोई ना कोई एक रेंज पे तो लाई करेगा। कि देखिए 32, 54, 38, हम लोग एक बोल सकते हैं भैया इसमें से इस रेंज तक मार्क्स रहेगा। 40 to 50 के आसपास। 30 to 50 के आसपास, वेरी गुड। तो यही चीज को जो हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंट्रल टेंडेंसी। इसका क्या मतलब होता है, ये जो डेटा है मेरा ये एक ना पॉइंट या फिर एक रेंज में कॉन्सेंट्रेट कर,
मतलब कि सोचिए, जैसे आपने खुद बोला कि 30 to 50 का जो रेंज है उसमें वो लाई करेगा, इस रेंज में। और इस स्टडी को, ये जो डेटा का जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा रेंज में है, कितना एवरेज है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ताकि मतलब एक डेटा एक पॉइंट के आसपास, सोचिए ये पॉइंट है आपका 50, तो डेटा इस पॉइंट के आसपास लाई करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब। अब आते हैं दूसरा वाला, डिस्पर्जन। अब देखो, आपने बोला कि भैया 50 से 30 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा भी तो बहुत जन का हो सकता है कि उसको 50 नहीं मिला, उसको 39 मिला होगा, या फिर आपको क्या बताओ मतलब 45 मिला है, या फिर 65 मिला है। तो ये जो 50 के आगे या फिर 50 के जो पीछे है, इस नंबर को जो मोटा मोटी आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी के मतलब ये 50 वाला नंबर के आगे या पीछे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का क्या मतलब है, कितना वो अलग है। आपको अगर जो टॉपर है उसको मिला है 100, ठीक है, और जो एवरेज है स्कूल का वो है 50, तो ये जो डिफरेंस हो गया इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्जन। ठीक है, तो हम लोग आज यही दो मोटा मोटा पढ़ते हैं, मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब आपका है आपका मेन चीज, प्रिपरेशन ऑफ डेटा। देखिए, ये मैंने आप सब लोग को बता दिया कि ये मेरा डेटा है। अब मैं आपको बोलूँ कि इसको आप एक कंसाइज मैनर में बताओ कि कैसे होने वाला। ठीक है, तो अगर आप बोले कि भैया 32 जो है, जो पकड़ के चलिए, हम आपको पूछ सकते हैं कि 32 कितना बार आ रहा है, ये जो 32 है ये कितने बार आ रहा है, आप कैसे बताओगे? आप ढूंढोगे 32 हो गया, फिर कहाँ है 32, देखते हैं देखते देखते देखते, कहाँ गया कहाँ गया, ये एक और 32 हो गया, फिर कहाँ है कहाँ है कहाँ, फिर एक 32 हो गया। ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि 32 कहाँ पे है, 32 कहाँ नहीं है। तो इसमें बहुत दिक्कत होने वाला है कि आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस 32 को टाइम कंज्यूमिंग के हिसाब से नहीं बनाने के लिए, देखिए कैसे करते हैं हम लोग, एक मोटा मोटी मिड पॉइंट पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट क्या होता है, ये टेबल दिख रहा है आपको? ठीक है, ये टेबल अच्छे से दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, देखो, तो हम लोग एक मिड पॉइंट पकड़ ली कि जो 15 वाला मार्क्स है, ठीक है, वो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास है, 2 जन, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 2 आ गया। ये हम लोग कैसे किए, देखो बहुत सिंपल है। देखो, लेट्स से हम लोग 15 को पकड़ रहे हैं, ठीक है, 15 नंबर को हम ढूंढने वाला है। देखो हम ढूंढ रहे हैं 5 15, कहाँ है 15? अब मेरे को तो मिल नहीं रहा है 15, अब मैं क्या करूँ? तो मेरे टेंशन आने वाला है या ना, कि 15 तो मुझे मिल नहीं रहा है। सेम वही चीज़ हो रहा है कि हम 15 ढूंढेगा फिर उसको काउंट करेगा, तो दिक्कत वाला चीज़ है, हाँ या ना? दिक्कत देगा ना कि 15 कहाँ पे देखना पड़ेगा, राइट? तो उसकी जगह मैं क्या करूंगा, इसका टैली मार्क्स ले लूंगा। टैली मार्क्स क्या होता है, देखो आपको सबसे पहले कौन सा नंबर दिख रहा है, 32, ठीक है, तो ये मार्क्स है मेरा, 32 एक मार्क्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 32 है इसको हम लोग लिख लेंगे, 32 ऐसे लिख ली। अब हम देखेंगे 32 कितना बार हम लोग को फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बार आ गया तो मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, देखो यहाँ पे एक बार आ गया, मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, दिख रहा है आपको? देखो ये 32 है, तो इसलिए मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर मैं इसको ढूंढूंगा ढूंढूंगा, कहाँ गया कहाँ गया क्या गया, फिर एक और 32 आया, तो मैं फिर एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर मैं ढूंढूंगा ढूंढूंगा ढूंढूंगा, कहाँ गया 32 32, देखो कहाँ गया, ये रहा एक और 32, एक और लाइन टान दिया। फिर एक और 32 यहाँ पे मिला तो एक और लाइन टान दिए। अब देखो 32 कहाँ पे है, और कोई बता सकता है कहाँ पे है 32? ये देखो एक और 30, ठीक है। अब देखो ये तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब जो फिफ्थ नंबर है उसको हम लोग ऐसे काट देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास अभी तक ये 3 कॉलम में से आपको 5 तो 32 नंबर्स मिले हैं। इतना समझ में आया, हाँ या ना, बताओ? एनी डाउट? समझ में आ गया इतना तक? ये हम लोग टैली मार्क्स कैसे कर रहे हैं इसको? यस सर। अब देखो, अगर तुम ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि भैया हम लोग इंस्टेंट ऐसे नहीं करके 1 2 3 4 ऐसे नहीं काट के
अगर हम लोग इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते रहें तो कैसे होगा? अब देखो, समझो मेरा बात। अगर आपका 10 नंबर है, ठीक है, तो आपको कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो आपको फिर एक दिक्कत हो सकता है, कितना सारा फिर मेरे को काउंट करना पड़ेगा, हाँ या ना? बताओ, काउंट करना पड़ेगा, राइट? तो उस हिसाब से ये कन्वर्जन है हम लोग का, कि हम लोग इसको ऐसे काट देते ताकि पता चल जाए कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इन दोनों को मिला के मेरा 10 हो गया। तो इससे मेरे को ईजी होता है समझने के लिए, राइट? तो मैं डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो ये मेरा सेकंड स्टेप हो रहा है, हाँ या ना? समझ में आया सबको? एनी डाउट? ठीक है, अब देखो, ये मेरा था डेटा, उसको ही मैंने इधर ये जो है सेम चीज किया। तो हम लोग क्या सीखे अभी, कि जो 15 वाला मार्क्स है वो कितना बार आया मेरे पास, हम लोग कितना बार देखे उसको? 15 वाला मार्क्स कितना बार आया है? ये वाला इवन, सर इसमें देखो फिर बार बार गिनना पड़ेगा ना, नंबर कितना बढ़ है। राइट? तो आपको गिनना पड़ेगा। तो यही है आपका मेन चीज, कि जब आपको रॉ डेटा मिलेगा, ये जो चीज है ना आपका, दिस इज व्हाट वी कॉल रॉ डेटा। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा कि जो रॉ डेटा है उसको मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करने का सेकेंड स्टेप आपका टैली मार्क्स होता है, ठीक है? ये आपको करना पड़ेगा कि रॉ डेटा जब भी आपको मिलेगा तो उसके बाद आपको इसको हर टाइम ऐसे काउंट करके ऐसे लिखना पड़ेगा, ताकि बाद में जब इसको आप यूज करोगे तो ये आपके लिए इजी बन जाए, ठीक है? जैसे आपका क्वेश्चन था कि आपको काउंट करना ही पड़ रहा है, बट इस हिसाब से ना बाद में जब आप इस डेटा के साथ और भी काम करेंगे, सच्ची की डिस्पर्जन क्या है, उसके बाद इसका और भी बाइवेरिएट एनालिसिस हो गया बाद का चीज, तो उसमें आपको ये इजी हो जाएगी कि मुझे पता है कि 15 मार्क्स कितने जन को मिला है, 2 जन को। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितना बार एक नंबर या फिर वो डेटा, ये जो डेटा है कितना बार आया है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो गया कि ये जो नंबर है ये कितने बार आया है आपके पास, आपका रॉ डेटा में। तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ये क्या है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है? तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि 15 मार्क्स कितना स्टूडेंट को मिला है, 2 स्टूडेंट्स को मिला है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स में आउट ऑफ 100 15 मार्क्स कितना जन को मिला है, 2 जन। तो वैसे ही वैसे हम लोग इसको चल रहे। अब देखिए ये वाला समझिए, ये जो नंबर है 31, तो स्टैटिस्टिक्स में कितना जन को 31 मिला है, कोई बता सकता है? कितने जन को? 10 जन को। वेरी गुड। अब देखिए, ऐसे अब मैंने को बोला था कि अगर आप इसको करते ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपको दिक्कत देने वाला बात था, हाँ या ना? कि आपको इसको हर टाइम गिनना पड़ेगा, 1 2 ऐसे करके गिनना पड़ेगा, तो आपके लिए कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग इसको टैली में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि रॉ डेटा से हम लोग पहले इसको कन्वर्ट करते। देखिए क्या बोला मैंने आपको, पहले आपके पास रॉ डेटा आया, आपके पास आया रॉ डेटा। उस रॉ डेटा से हम लोग ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए पहले उसको कन्वर्ट किया टैली में, टैली डेटा या फिर टैली मार्क्स। अब इस टैली मार्क्स से हम लोग को मिल जाता है हम लोग का फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, हाउ एनी, जी एकदम, पर रिपीटेड। वेरी गुड, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? तो उस हिसाब से मैं चल सकता हूँ कि सोचिए ये वाला पार्ट है ही नहीं। तो मैं आपको अगर पूछूं कि ये जो 34 वाला जो नंबर है ये कितने बार आया, बता सकते हैं आप? 34 वाला नंबर बताओ कितने बार आया। वेरी गुड। तो देखिए आप फट से आपको समझ में आ गया। रैदर देन लुकिंग इनटू द होल रॉ डेटा, यहाँ पे आप बता दिए इस डेटा में से आपको क्या समझ में आया कि 34 आया आपका 11 टाइम्स, मतलब 11 स्टूडेंट्स ने 34 मार्क्स लाए, ठीक है? तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम लोग इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है? देखिए ये पूरा डेटा आपके पास, पूरा टेबल आ गया, ठीक है? इतना इतना मार्क्स है और इतना इतना सबको कितना कितना जन, ठीक है?
देखिए यही बोल रहा है कि ये वाला पार्टिकल देख लीजिए, अ बार कॉल्ड अ टैली मार्क is put against the number when it occurs. ठीक है, having occurred 4 times, the fifth occurrence is represented by putting a cross the tally. ठीक है, on the first 4 tally. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पहला 4 दिए उसके बाद एक क्रॉस देते हैं फिफ्थ को समझाने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा बता सकता है कोई कि वेरिएबल कौन सा है, क्या चीज को वेरिएबल बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स में, बताइए एनीवन, वेरिएबल क्या है? जो नंबर चेंज होते हैं। हाँ वेरी गुड, ये जो आपका जो मार्क्स है ये वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि ये बार बार चेंज होता जा रहा है, सबके लिए अलग अलग मार्क्स है। वेरी गुड, तो यहीं पे लिखा हुआ है देखिए, ये देखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा अबव इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरा टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका, ये जो है आपका मार्क्स, और कितने टाइम्स आ रहा है, कितना हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड, वो आपको दिखा रहा है। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल को एक्स से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और उसका क्या मतलब, मैंने बोला था हाउ फ्रीक्वेंटली, मतलब कितने बार वो नंबर रिपीट हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब मैं आपको बोलूं कि ये जो डेटा है ये आपका कितना फिर भी बड़ा लग रहा है ना आपको, बहुत जन को लग सकता है कि भैया ये इतना बड़ा बड़ा नंबर है, 15 17 18 19 21, ऐसे तो इतना सारा डेटा है, तो ये बड़ा है काइंड ऑफ। सेम ये चीज़ की देखिए, ये वाला ज़्यादा बड़ा था, ये इतना बड़ा है 250 कैंडिडेट्स का, और ये भी मोटा मोटी बड़ा ही है कि इतना सारा है, देखो इतना सारा। तो ये भी एक मोटा मोटी हम लोग इसको और कंसाइज मैनर में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 15 आया है 2 बार, 17 आया है 3 बार। तो इतना मुझे नहीं चाहिए कि कितना मार्क्स कितने में, मतलब कितना जन को मिला है, कि पर मार्क्स मेरे को नहीं जानना है। व्हाट इफ मैं आपको पूछूं कि 10 से लेके 20 तक ये जो रेंज है, लेट सपोज 10 से लेके 20 तक ये रेंज में कितने जन को आया है, तो तब आप क्या करोगे ना, ये जो 15 से लेके 20 के अंदर जो नंबर आता है, जो कि आपका ये नंबर देखिए 15 से लेके 19 तक, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक, तो ऐड करने के बाद कितना हो रहा है, 2 2 2, तो आपका 6 हो गया, +3 9। समझिए, तो 10 से लेके 20 तक कितने लोगों को नंबर्स मिला है, 9 लोगों। तो इसी को जब मैं एक से ग्रुप कर रहा हूँ, मतलब 15 से 20 का एक मैं ग्रुप कर रहा हूँ, किसने का ग्रुप कर रहा हूँ, 10 से लेके 20 तक, इसका जब मैं ग्रुप कर रहा हूँ इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। देखिए, ये देखिए ये वाला दिख रहा है आपको, ये रहा देखिए, ये भी वही फ्रीक्वेंसी टेबल है, बट देखिए ये पहले वाला से और आपका छोटा हो गया, कंसाइज हो गया। तो हम क्या बोला था कि 15 से 20 या फिर 15 से 19 तक का कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है, 9 स्टूडेंट्स को। और 9 जन कैसे मिला हम लोग को, कैसे पता चला, यहाँ से पता चला कि 15 कितना जन को मिला है, 2 जन को, 17 कितना जन को मिला है, 3 जन को, 18 कितना जन को मिला है, 2 जन को, और 19 कितना जन को मिला है, 2 जन को। तो 2 + 2 + 2 6 + 3 आपका 9। तो उस हिसाब से ही हम लोग को ये मिल गया। देखिए और छोटा हो गया, राइट, कि 15 से 19 कितना जन को मिला है, 9 जन को। 20 से 24 कितना जन को मिला है, 11 जन को। 25 से 29 कितना जन को मिला, 10 जन को। ठीक है, अब देखो ये आप फ्रीक्वेंसी जो है आपका वो सही है कि गलत है, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इन पूरा चीज को, ये पूरा फ्रीक्वेंसी है, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको 250 आना ही चाहिए। 250 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 250 स्टूडेंट्स था, उस हिसाब से 250 हम लोग को लाना पड़ेगा। अगर इसमें से आपको 229 हो गया या फिर 249 भी हो गया, तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती किया है इन योर टैली मार्क्स, तो आपको फिर से उसको चेक करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्सन एक एफर्ट हो गया कि रॉ डेटा से हम लोग उसको ऑर्गेनाइज किए, ऑर्गेनाइज करके उसको छोटा किए, और उसको और छोटा किए कैसे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में, ऐसे हम लोग ग्रुप कर लिए। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया सबको? एनी डाउट्स, एनी डाउट्स?
नहीं, अब देखो ये एक और चीज बताएंगे। ये जो 15 है मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अपर लिमिट। देखिए तो हम लोग बोलेंगे जो 15 है मेरा, 15 से 19, इसको 15 को हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट, और ये 19 को बोलेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। और ये जो हो गया मेरा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे क्लास। क्या बोलेंगे? क्लास। एक क्लास है ये, कि इस क्लास में हम लोग को पता है ना क्लास में कितना स्टूडेंट्स आता है। हम लोग बोलते हैं ना क्लास ए, क्लास बी, मतलब सॉरी सेक्शन ए, सेक्शन बी, या फिर क्लास 10, क्लास 12। तो हम लोग को क्या समझ में आता है? क्लास 10 में कितना स्टूडेंट्स है? 500 स्टूडेंट्स। क्लास 11 में कितना स्टूडेंट्स है? 200 स्टूडेंट्स। तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये जो क्लास है मेरा, कौन सा क्लास ना, 15 से लेकर 19 का क्लास जो है, उसमें कितना स्टूडेंट्स है? 9 स्टूडेंट्स है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 45 से 49 का जो क्लास है उसमें कितना स्टूडेंट्स है, तो बता सकता है? 49 से 37। वेरी गुड। तो ये हम लोग को समझ में आया, क्या आया? कि ये वाला जो क्लास है उसमें 37 स्टूडेंट्स है। कैसा स्टूडेंट्स? जो लोग 45 से 49 मार्क्स लाए हैं। 37 स्टूडेंट्स 45 से 49 मार्क्स लाए हैं। अब देखो ये जो 45 और 49 है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासेस। का क्या मतलब? इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? कि वी टेक इट अंडर, इंक्लूज होता है, इंक्लूजन होता है। तो उसका क्या मतलब है? इस क्लास में ना जो 49 और जो 45 वाला जो नंबर है, इस क्लास में हम लोग ऐड करेंगे। इसका क्या मतलब है? देखो सबसे सिंपल भी 15 वाला से समझाते हैं। ये क्या है? 15 से लेकर 19 तक है, ठीक है। और लेट्स से ये वाला मेरा रॉ डेटा था, तो इसमें हम लोग क्या किए कि 15 को ऐड किए, 17 को ऐड किए, 18 को ऐड किए, 19 को ऐड किए। तो 15 और 19 तक का जो नंबर है इसको हम लोग ऐड किए, तो इसका मतलब है इंक्लूसिव नंबर्स। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 15 से लेके 20 एक्सक्लूसिव क्लास है। एक्सक्लूसिव क्लास का क्या मतलब है? जो 20 है ना आपका, 15 से लेके 20 वाला नंबर नहीं आएगा। एक्सक्लूसिव क्लासेस में 15 से लेके अगर लेट से 20 है, तो जो 20 वाला नंबर है वो नहीं आना चाहिए। उसका क्या मतलब है? कि 20 के पहले जो नंबर है आपका, जो है 19, तो हम लोग उसी को पकड़ेंगे। ठीक है, तो वही आपको इधर बताया गया है कि ये देखिए कि ये जो क्लास टाइप है, 15 से लेकर 19, 20 से 24, 29, 25 से 29, इसको हम लोग बोलते हैं अपर एंड लोअर लिमिट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासेस। ठीक है, इंक्लूसिव क्लास बोलते हैं हम लोग। अब देखिए इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। सबसे पहला बात, ये जो क्लासेस है ये शुड बी क्लियरली डिफाइंड। क्लियरली डिफाइंड का ये मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा नंबर से कौन से नंबर तक लेके जा रहे हैं। अगर आपका क्लास ठीक से डिफाइंड नहीं रहेगा, तो आपको जो डेटा को जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको दिक्कत होने वाला है। कि समझिए आप पहले क्या किए, 15 से लेके आप पहले कर दिए कि लेट से 15 से लेके मैं 19 कर रहा हूँ, फिर आप कर दिए कि 20 से 25 तक करते रहो, फिर आप किए 29 से 34। तो अगर आपका क्लास ठीक से डिफाइंड ही नहीं रहेगा, तो आपको प्रिपरेशन ऑफ द डेटा, डेटा को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। एनी प्रॉब्लम्स? जो कोई डाउट आया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये जो इंक्लूसिव वाला है ये आपका एग्जॉस्टिव होता है। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है? कि ये जो क्लासेस है इंक्लूडेड होता है। मैंने आपको क्या बोला कि ये 19 है, तो 19 वाला जो नंबर होएगा ये आपका इस क्लास में इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। ठीक है, समझ में आ गया? अब धीरे धीरे मैं आपको ओपन एंडेड क्लासेस के बारे में बताने वाला हूँ, बट अभी के लिए आप थोड़ा बहुत इजी रखते हैं। अब लेट सपोज कि ये जो मेरा डेटा है, मुझे ये पढ़ने का भी कोई मन नहीं कर रहा है, एकदम नहीं पढ़ना है मुझे, कि इतना सारा डेटा है पढ़ के मेरा नहीं दिक्कत हो रहा है। तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं? तब हम लोग उसको एक डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम बोलते हैं उसको।
तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। तो लिख लीजिए एक बार, बार डायग्राम बोलते हैं। बार डायग्राम बोलते हैं बट उसको हम लोग हिस्टोग्राम ज्यादा बोलते हैं, बार डायग्राम हर समय नहीं बोलते। आप उसको पकड़, जब भी आप मतलब नॉर्मली एग्जामिनेशन देने जाओगे तो बार प्लॉट बोलते हैं, बार डायग्राम नहीं बोलते, डायग्राम को हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। अब देखो समझो मेरा बात, कि लेट्स सपोज हम लोग को क्या पता था कि वो एक इंक्लूसिव टाइप क्लास था, जिसमें हम लोग को क्या पता है कि ये देखो 15 से लेके 19 है, ठीक है। फिर क्या है मेरा, 20 से 24 है। तो एक गैप आ रहा है, कौन सा गैप है बताओ, तो कोई बता सकता है मुझे, एक गैप है, कौन सा गैप है, एनीवन? मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको कि कौन सा गैप हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं आपको? नहीं आया था। नहीं आया ना, ठीक है। देखो समझो मेरा बात, ये जो नंबर है मेरा 15 से लेके 19 तक और फिर से है 20 से लेके 24 तक, ठीक है। लेट सपोज मैं किसी को मार्क्स मिलता है 19.5, तब क्या करेगा वो बंदा, कौन सा क्लास में होएगा, इस क्लास में होएगा कि इस क्लास में होगा बताओ? क्योंकि अब मैंने आपको क्या बोला, इंक्लूसिव में क्या होने वाला है कि 20 मार्क्स से ऊपर जाएगा और 24 से नीचे आएगा और इसमें 15 से लेके 19 तक होगा। तो जिसको 19.5 मिला है तो वो क्या करेगा, वो कौन सा क्लास में होगा बताओ, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? तो इसके लिए तो हम लोग को सारा क्लास सेम करना पड़ेगा ना। वेरी गुड, इसीलिए हम लोग को सारा क्लासेस सेम करना है, और उसी सेम को हम लोग कैसे करते हैं, ये देखिए, ये और 0.5 प्लस माइनस करना पड़ता है। राइट। बट 0.5 प्लस माइनस क्यों होता है, इसका ये मतलब होता है, देखो प्लस माइनस तो आप ठीक बोले, बट उसका रीजन भी कि ये जो नंबर है 20 माइनस 19 कितना होता है, 20 माइनस 19 1 होता है, ठीक है। और कितना क्लास है मेरा, दो क्लास है, ठीक है। तो दो क्लास के लिए डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, तो उसका क्या मतलब है, 0.5 हो गया। तो इसलिए हम लोग प्लस माइनस 0.5 करते हैं, तो उसका मतलब होता है यहाँ पे प्लस 0.5 होगा और यहाँ से माइनस 0.5 होगा। अब ये जो प्लस माइनस 0.5 हम लोग किए, तो इसकी वजह से ये जो हो गया क्लास हो गया कंटिन्यूअस हो गया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो ये वाला पॉइंट, कि जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट से हम लोग कर देते हैं -0.5 और जो लोअर लिमिट है उसमें हम लोग कर देते हैं +0.5। तो इससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये जो चीज हो गया, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का हो गया कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उसकी वजह से आप देख सकते हो ये जो मेरा जो डायग्राम बना है, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है। देखो कोई गैप है, हम लोग को कोई गैप दिख रहा है, सब एक से एक लगा हुआ है। ये जो गैप नहीं बनते इसको हम लोग उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं या फिर बार प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। अगर इधर गैप हो जाता तब क्या होता, तब ऐसे दिखता है ये वाला चीज ऐसे, फिर एक और गैप दे दिए, फिर एक और गैप देते, तो इस जो गैप में एक और नंबर आ सकता है, उस नंबर को हम लोग दिखाने के लिए हम लोग गैप को हटा के कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेके जाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव टाइप। एक्सक्लूसिव टाइप का क्या मतलब होता है, या फिर क्लास बाउंड्री भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है ये डिफरेंस है। ये देखिए अपर बाउंड्री कैसे मिला मेरे को, क्लास का लिमिट था, अपर लिमिट क्लास का जो कि आपका 15 था, प्लस d/2। अब d/2 का क्या मतलब है आपका, डिफरेंस। कैसा है डिफरेंस, ये वाला d/2 दिखा आपको, ये हो गया d, मतलब d हो गया आपका डिफरेंस बाई 2। समझ में आ गया d/2 कैसे आया, तो यही किया है।
अपर क्लास लिमिट प्लस डी बाई टू, 19 माइनस 5 हो, 19 माइनस 20 माइनस 19 हो गया, ठीक है। ये देखिए 20 माइनस 19 इक्वल्स टू 1, ये जो 1 हो गया आपका डिफरेंस हो गया, इसलिए हम लोग इधर लिखे हैं डी, ठीक है। तो ये डी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और अपर लिमिट में हम लोग क्या बोला आपको कि आपको क्या करना है, प्लस करना है, और लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? एनी डाउट किसी को भी? कोई भी डाउट होगा तो बता सकते हो। थोड़ा ऊपर करिए। हाँ बोलो, कौन सी जगह पे डाउट है? अपर लिमिट में हम लोग ये तो अपर लिमिट में तो प्लस किए, इधर तो माइनस करती ना, 15 था ना। नहीं नहीं अपर लिमिट में प्लस करते हैं, क्लास बाउंड्री में अपर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गया। अप मतलब कि ऊपर, और लोअर मतलब क्या होता है, नीचे। नीचे वाला नंबर कौन सा, ये अपर लिमिट में हम लोग प्लस कर दिए, 19 प्लस 0.5, 19.5, ये वाला, अच्छा ठीक है। अपर में हर समय याद रखना, अपर मतलब ऊपर होता है और लोअर मतलब नीचे। जो नंबर नीचे वो लोअर लिमिट है, लोअर से आप लोग माइनस 0.5 कर दोगे और अपर वाला से प्लस। तो आपको ये इधर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाला, ये इधर हम लोग कब क्या करें। तो देखो ये हर समय याद रखना कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, तभी आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं, अभी थोड़ी देर ही पहले वो 15 और 19 जब लिखवाए थे तो 15, अच्छा फिर माइनस किए ना। जी 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 ठीक है। डाउट होगा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप अपर, ये जो लोअर है इसमें से आप माइनस करोगे, और ये जो अपर है इसमें से आप प्लस करोगे। आपको कंफ्यूजन ये वाला में हो सकती है, इसमें और इसमें जब दिखाया होगा आपको, हाँ वो कंफ्यूजन हो गया होगा आपको कि इसमें से, ठीक है। तो लोअर से आप लोग हाँ ठीक माइनस है। करोगे और अपर से आप लोग प्लस करोगे, ठीक। और हर समय देखना कि ये दोनों चीज एकदम इक्वल होना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ मेरा क्लास बाउंड्री ठीक हो रहा है। एनी डाउट? ओके। ठीक है, अब देखो समझो मेरा बात। तो हम लोग अभी तक ये वाला पढ़ लिए, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो। हम लोग का सबसे पहला बात क्या था, कलेक्शन मेरा हो गया डेटा का, राइट। डेटा का कलेक्शन हो गया ना, वो जो रॉ डेटा मिल गया था मेरे को, इतना सारा 250 स्टूडेंट्स का डेटा था, वो डेटा मुझे मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, उसको एक फ्रीक्वेंसी टेबल में लाए थे, कैसे, टैली मार्क्स के थ्रू। वो टैली मार्क्स के थ्रू मेरा ऑर्गेनाइज हो गया, तो डेटा को हम लोग छोटा किए थे, ऑर्गेनाइज किए थे। तो उसमें हम लोग को पहले क्या मिला था, फ्रीक्वेंसी टेबल। अब वो फ्रीक्वेंसी टेबल बहुत बड़ा हो गया था, 15 16 17 18, इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। तो उसमें से मेरे को आंसर्स निकालने में दिक्कत हो सकता है, उसको हम लोग और छोटा किए। हम लोग क्या किए, उसको ग्रुप किए, कैसे, एक क्लास में, कौन सा क्लास, 15 से लेकर 19 तक के क्लास में हम लोग उसको ग्रुप किए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ कि पहले मेरे पास क्या था, रॉ डेटा। रॉ डेटा किसका, 50 स्टूडेंट्स का, ठीक है। 250 स्टूडेंट्स का रॉ डेटा मिला। अब उस रॉ डेटा से मैंने क्या किया, टैली यूज करके, टैली मार्क्स यूज करके मैंने क्या निकाला, मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि और बड़ा लग रहा था, तो उसको मैंने उसको और छोटा किया। कैसे छोटा किया, ग्रुप किया उसको मैंने, 19 से लेके 15 से लेके 19, 20 से लेके 24, ऐसे मैंने इसको ग्रुप किया। अब इस ग्रुपिंग को बोल देते हैं हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला फिर कि ग्रुप, ये जो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बना रहे हैं, इसका जो क्लासेस होना चाहिए एकदम ठीक से, आपको वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, ठीक से इसको बताना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा अपर लिमिट है, कौन सा लोअर लिमिट है, सारा आपको ठीक होना चाहिए। ये इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना 4 है, तो ये डिफरेंस भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले 15 से लेकर 19 किए, फिर 20 से 24 किए, फिर 30 से 35 किए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इक्वल इंटरवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वल इंटरवल्स। अब आपका जब इक्वल इंटरवल्स हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे कि लेट सपोज इसको हम लोग उसको और छोटा करना है, क्या, जब इसको मैं ऐसे डेटा को पढ़ने का मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझको इसको दिखाना है डेटा को, ताकि सबको इजीली समझ में आ जाए कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो हम लोग उसके लिए क्या किए, इसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पिक्टोरियल निकाले,
उसको हम लोग क्या बोल दिए, हिस्टोग्राम। अब उस हिस्टोग्राम में गैप्स होना है, गैप्स कहाँ है, ये 19 से लेके 20 का गैप है, ठीक है। तो 19 से लेके 20 का गैप को मिटाने के लिए जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा है इसको हम लोग प्लस माइनस 0.5 किए, ठीक है। ये प्लस माइनस 0.5 करने के बाद हम लोग निकल गया हम लोग का एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हम लोगों ने क्या सीखा था, ये वाला कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्यों, क्योंकि ये जो 19 है ये इस क्लास में आता है इस वजह से, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ये जो आपका जो 19.5 है ये पहला वाला क्लास, मतलब ये लास्ट वाला, ये नहीं आना चाहिए। ये कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट वाला पे। कैसे समझा देते हैं, कि आपका क्या हो गया 14.5 से लेके 19.5, और ये आपका हो गया 19.5 से लेके 24.5। अब लेट सपोज कि 19.5 मेरा नंबर आया, तो 19.5 कौन सा क्लास में जाएगा, सेकंड वाला क्लास। समझ में आ गया, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, मतलब जो लास्ट वाला जो अपर लिमिट है उसका जो नंबर है वो मेरा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन 19 सबसे पहले ये नंबर आएगा, ये नंबर जहाँ पे है वहां से ही हम लोग उसको उस क्लास में डाल देंगे। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब इसको जब कंटिन्यूअस बना दिए तो हम लोग का जो हिस्टोग्राम है वो बहुत ईजी आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आप लोग डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है कि जो डायग्राम है इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सा ग्रुप लाया है, बता सकते हो तुम। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा मार्क्स या फिर सबसे ज्यादा बार कौन सा मार्क्स आया है, कोई बता सकता है। 39.5 से 44.5। वेरी गुड। इसका क्या मतलब आया कि ये जो रेंज है देखो कौन सा है, 39 से लेके, देखो एकदम सही बोले आपने, ये जो 54 स्टूडेंट्स इस रेंज में मार्क्स लाए हैं। तो इसमें हम लोग को देखो, तो आपने क्या किया, आपने तो कुछ पढ़ा नहीं, आपने कोई डेटा नहीं देखा, आपने जस्ट एक डायग्राम देखा और बता दिए कि भैया ये जो है 39.5 से 44.5 का ये जो है ये वाला, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मार्क्स लाए हैं, जो कि है 50, जो कि इधर है 54 है। तो हम लोग को डायग्राम से पता चलता है कि सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे। तो आप लोगों को देखो इतना बड़ा आपको पहले मैंने रॉ डेटा दिया था, उसके बाद आप लोग उसको इतना छोटा करते 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 आप इस डायग्राम में लेके आए, और एक डायग्राम देख के आपने, मैंने जब आपको क्वेश्चन किया कि कौन सा मार्क्स कितना जन सबसे ज्यादा लाए, आप डायरेक्टली बोल दिए भैया 39.5 से 44.5 का जो मार्क्स था इसमें हम लोग सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मार्क्स लाए हैं। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड स्टेप हो गया। तो कलेक्शन भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे एनालाइजिंग द डेटा, ठीक है। अब एनालाइजिंग में क्या क्या आ जाता है, आपका सेंट्रल टेंडेंसी आ गया, फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आ गया, कोरिलेशन आ गया, फिर आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन आ गया। उसके बाद हम लोग करेंगे इंटरप्रिटेशन, जो कि आपका टाइम सीरीज में आ जाता है, लीनियर रिग्रेशन, प्रेडिक्शन हो गया, वो बाईवेरिएट हो जाता है। बट आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं कि कलेक्शन मिल गया हम लोग को, रॉ डेटा मिल गया हम लोग को, उसको हम लोग कैसे क्या किए, ऑर्गेनाइज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे लाए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम लोग उसको ग्रुप डेटा में लाए, कंटिन्यूअस डेटा में लाए, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव डेटा पे लाए, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट है इसमें, एनी डाउट एनीवन। ठीक है।